जय हिंद। आप खुद को जितना ज़्यादा शांत रखोगे ना, आप अपने लक्ष्य की ओर उतना तीव्र गति से बढ़ते चले जाओगे। कुछ लोग हैं जो दिस दैट मारते रहते हैं, बट उनके फेर में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को शांत रखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे किसी चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आप सोच पाओगे। तो बस मतलबी लोगों से थोड़ा साइड ही रहिए, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सोशल मीडिया से आप दूर रहिए तो और भी बेटर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो पहला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था, निर्मूल की थी। अब देखिएगा, हम यहाँ पे केवल ऑप्शन को टिक लगा करके बढ़ जाएंगे तो कई लोगों को जो है ना 80% लड़का को यही लगता है कि बस टिक लगाओ आगे बढ़े, हम 1 घंटा में इतना सारा क्वेश्चन बना लें। तो बात सिंपल सी है, कैसे हम बताते हैं जो आपको ही पता है, ठीक है। देखिएगा, बात है कब की, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने से सती प्रथा का निर्मूलन किया। देखिएगा, तो इसका आंसर तो होगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग और भारत में कितने सारे काम किए थे वो सभी कामों को यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग की बात कर देते हैं तो ये 1828 ईस्वी में आया था, 1835 ईस्वी तक ये रहा था, ठीक है। 1828 ईस्वी में आया था, 1835 ईस्वी तक रहा था लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, बेंटिंग, तो जानते हैं। देखिएगा, इसमें क्या था कि देखिएगा 1803 ईस्वी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कहाँ का था, तो कहे कि मद्रास का ये गवर्नर था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, कहे गवर्नर था, ठीक है। बात करते हैं 1806 का, तो 1806 में बिल्लौर में एक सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या, हाँ, तो बिल्लौर में क्या हुआ था, तो कहे कि सिपाही विद्रोह। तो उस समय वहां का गवर्नर कौन था, तो यही लॉर्ड विलियम बेटिंग था, ठीक है, यानी मद्रास का। अच्छा, बात करते हैं कब की, ये 1829 ईस्वी में की बात करते हैं, क्योंकि अब तो 1828 ईस्वी में भारत का क्या बन चुका है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है। तो 1829 ईस्वी में क्या कर देता है कि सती प्रथा का अंत कर देता है। सती प्रथा का क्या कर देता है, अंत कर देता है। किसके सहयोग से, तो कहे कि सहयोग की अगर हम बात कर देते हैं तो इनका सहयोग तो पता है, तो किनके सहयोग से, तो कहे कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा मोहन राय के, ठीक है, यहाँ तक तो पता है, तो कहे कि हाँ पता है। फिर 1835 ईस्वी में क्या करता है कि कलकत्ता में, कहाँ में, तो कहे कि कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना करता है। क्या करता है, तो कहे कि मेडिकल कॉलेज का, यह क्या करता है, तो कहे कि स्थापना करता है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज का, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसा ये काम और भी क्या करता है कि ठगी प्रथा को यह खत्म कर देता है। ठगी प्रथा को यह क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो किसके सहयोग से, तो स्लीमैन के सहयोग से, ठीक है, कर्नल स्लीमैन के सहयोग से क्या कर देता है, तो कहे कि ये खत्म कर देता है। किसको, तो कहे कि ठगी प्रथा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और ये क्या काम किया था, तो कहे कि वालिका शिशु वालिका जो हत्या होता था उसको भी ये क्या कर देता है, तो खत्म कर देता है। ये कौन, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। इसके शासन काल में की अगर बात कर देते हैं, तो अगर बात करते हैं कि भाषा का माध्यम की अगर हम बात कर देते हैं तो माध्यम अंग्रेजी होगा, ठीक है, माध्यम अंग्रेजी होगा। इसी के शासन काल में होता है। ये किसके अनुशंसा पर, तो अनुशंसा की बात कर देते हैं, तो अनुशंसा, तो ये अनुशंसा किसके अनुशंसा पर, तो कहेगी लॉर्ड मैकाले के, यानी मैकाले के अनुशंसा पर ऐसा किया गया था, ठीक है। और यही 1835 ईस्वी में ही क्या होता है कि 1835 ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा, यानी पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा की अगर बात कर देते हैं, यानी पश्चिमी शिक्षा की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो प्रारंभ हो जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक तो समझ में पूरी तरीके से आ गया, तो कहे कि हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे काम देखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग का है। अब बताइए कि एक चीज यहाँ पे आप पढ़ करके जाइएगा तो क्या आपको लगता है ऐसा कि आपको हो सकता है, जैसे में यहाँ पे आप टॉपिक क्लियर कीजिए, ठीक है, एक और फिर से रिवीजन करवा देते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखिएगा, हाँ एक चीज और हम बताना बता रहे हैं इसके बारे में कि 1833 ईस्वी का जो एक्ट आता है, तो 1833 ईस्वी का एक्ट है, तो 1833 ईस्वी के एक्ट के बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये गवर्नर और जनरल की बात कर देते हैं तो इस पद का नाम बदल दे के क्या कर दिया जाता है, तो कहिए कि ये भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। भारत का क्या कर दिया जाता है, तो कहिए कि गवर्नर और जनरल किया जाता है। तो आप खुद बताइएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो देखिएगा इसी के शासनकाल में 1833 ईस्वी में, यानी यही तो अभी गद्दी पर बैठा हुआ कि कब तक रहा है, ये 1828 से 35 तक रहा है। 1833 ईस्वी में एक्ट आता है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा कि भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो यही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो कहे कि हाँ समझ में आ गया, तो इसका आंसर तो पता हो गया। अब बात कर देते हैं ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये पिंडारियों का दमन किया था। क्या किया था? तो पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं बेलेजली, ये बेसिन की संधि इसी के समय में हुआ था, बेसिन की संधि। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए ये सब चीजें हल्का हल्का। ठीक है, मिटकॉफ की अगर बात कर देते हैं तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो कहे कि ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो दिक्कत? तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक रहा था। आगे देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो कल भी हम होम रूल लीग के बारे में बताया था। तो देखिएगा थोड़ा सा और झलक दे देते हैं कि देखिएगा अप्रैल की अगर बात कर देते हैं तो अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, और ये यहाँ पे सितंबर 1916 ईस्वी में। ठीक है, इस तरफ में यानी ये अप्रैल में जो स्टार्ट किए थे कौन? तो कहे कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। और इस तरफ यानी सितंबर में जो स्टार्ट किए थे कौन किए थी? तो कहे कि एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगर बात कर देते हैं एनी बेसेंट ने जो था, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक क्या है? तो कहे कि कॉमन बिल। कॉमन विल किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो कहे कि एनी बेसेंट के द्वारा। तो न्यू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो कहे कि एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक का। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो कहे कि गीता रहस्य। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो कहे कि ये बाल गंगाधर तिलक। बात करते हैं केसरी का। एक है का? तो एक है मराठा। तो मराठा जो लिखा गया है ना, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये केसरी, तो केसरी कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो मराठी भाषा में लिखा गया है। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कांग्रेस के नेता थे। किसका नेता थे? तो कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस नेता थे तो गरम दल के नेता थे या नरम दल के? तो ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के क्या थे? तो नेता थे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए अब जब एनी बेसेंट का बात आ ही गया है, तो एनी बेसेंट ने एक अध्यक्षता किया था 1917 ईस्वी का। 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो कि एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अब यही कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। ठीक है, यही कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा और एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी नहीं हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल नहीं। ऑप्शन नंबर देखिएगा एनी बेसेंट और लोकमान बाल गंगाधर तिलक। लोकमान के नाम से उन्हीं को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन सी? बारडोली आंदोलन हुआ था, वहां की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले पर। जो हमें डिस्कस करने के लिए रहेगा वहां पे हम पूरे अच्छे तरीके से आपको समय देंगे। जहां पे समय नहीं देना है वहां पे बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे देखिए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिएगा आईसीएस की परीक्षा पास की अगर बात कर देते हैं तो पहले व्यक्ति की अगर बात करते हैं सत्येंद्र सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। बट कहीं कहीं जानते हैं किनको देता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी देता है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा है ऑप्शन में। ठीक है, एक उम्र विवाद के कारण थोड़ा सा ये मामला भी हुआ था, फिर हाई कोर्ट ने क्या किया था कि इनको आगे बढ़ाने के लिए बोला था, यानी फिर इनको नियुक्त कर दिया गया था। देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं, अविनाश टैगोर तो नहीं, बिपिन चंद्र पाल नहीं, दिया गया है ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पर चलते हैं। अभी हमने देखा कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उन्होंने मराठी केसरी प्रकाशन किया, तो बिल्कुल किया। अभी हमने देखा ना यहाँ पे देखिएगा मराठा और केसरी। ठीक है, किया तो बिल्कुल किया। अच्छा अगले में देखते हैं, वो नरमपंथी कांग्रेसी थे। अरे भाई नरमपंथी नहीं, हमने अभी लिखा है कहाँ पे थे? देखिएगा ये गरम दल के नेता थे ना, गरम दल के थे। तो खत्म हो गया, अब हमको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, इन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहारों का शुरुआत किया, बिल्कुल किया। ठीक है, तो हमें आगे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे पढ़ते मत रहिएगा, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि समय वैसे ही भी कम रहता है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि भारत में सती प्रथा का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
अभी हमने चर्चा किया है सती प्रथा के बारे में, तो सती प्रथा के बारे में किया है तो देखिएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया है कि नहीं। देखिएगा ऑप्शन में देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिएगा जन्म इनका हुआ था 1774 ईस्वी में। कहाँ में भैया, तो एक कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता में बात हुआ था, ये पटना में पढ़े लिखे थे, ठीक है। 1815 ईस्वी में क्या करते हैं, ये आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा का क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। अगर बात करते हैं 1820 ईस्वी में जीसस ऑफ प्रिंसेस नामक पुस्तक लिखते हैं। जीसस जीसस ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस प्रिंसेस नामक क्या करते हैं, तो पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। अगर बात कर देते हैं कि 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में क्या कर देते हैं, ये ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज का ये क्या करते हैं, तो स्थापना कर देते हैं। फिर बात करते हैं इनको राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजा की उपाधि की अगर बात कर देते हैं तो राजा की उपाधि कौन दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन, तो अकबर द्वितीय, ठीक है। अब अकबर द्वितीय को पता है पेंशन बंद हो गया था। अभी जब पेंशन बंद हो गया था तो अब राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय के समझिए कि भारत या लॉर्ड विलियम बेंटिंक शुरू में क्या था, तो एक बंगाल का गवर्नर जनरल था। और बंगाल का गवर्नर जनरल से बात करना, समझ रहे हैं कि कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति, लोग सजा समझते थे कि बहुत पढ़ा लिखा है। तो राजा भी इनसे बात किया कि भाई हमको पेंशन बंद हो गया, हमको पेंशन चालू करवा दीजिए ना। तो ये पेंशन चालू करवाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड में इनको मृत्यु हो जाता है। कौन सा स्थान पे, तो ब्रिस्टल नामक स्थान पे इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। तो आपको ये स्थान पूछा जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो कहिए कि ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है, सोसाइटी। चलिए आगे देखते हैं, अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय है। अब देखिएगा केवल यहाँ पे हम सिर्फ अगर हम बता दें, आपको भी लगेगा चलो भाई अच्छा है, जल्दी हमको कवर, मतलब कि सिलेबस आपका कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक मानसिक भ्रम आपको कवर हो रहा है कि भाई हम इतना क्वेश्चन बना लिया, लेकिन क्या उसके बारे में आपको पूरा तरीके से आपको रिवीजन है या पता है, नहीं। तो चलिए पहले हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से समझते चलिएगा, और ना समझिएगा भाई तो हमें क्या कह सकते हैं आप। हमें तो जितना हमें जो मेरा हम जो हम है वो तो हम करवा ही रहे हैं, बाकी करना ना करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। किसी को अगर हुरेठा देने से कोई पढ़ लेता तो थोड़े नहीं सब कोई पढ़ लेता है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि हर के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी पढ़ ले, बट ऐसा होता थोड़ी नहीं है, नहीं होता है ना। अब देखिएगा पेशवा की अगर बात कर देते हैं, पहले की अगर बात कर देते हैं, देखिएगा क्या शिवाजी से ही बात कर ले, चलिए शिवाजी से ही बात कर लेते हैं। शिवाजी की अगर बात कर देते हैं तो एक व्यक्ति कौन थे, तो एक शाहजी भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले। अब ये शाहजी भोसले जो थे ना, इनके शाहजी भोसले के दूधी को पत्नी थी, के को पत्नी थी, तो भैया पत्नी की बात करते पहले बहुत सारे विवाह होता था ना, तो कहे कि हाँ पत्नी के एगो थी, तो कहे कि दो। एक पत्नी का नाम था कहे कि जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई। और एक पत्नी का नाम था क्या, तो कहे तूकाबाई, ठीक है, तूकाबाई। अब जीजाबाई से ही इनका बेटा हुआ था कौन, तो कहे कि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। अब शिवाजी का जब जब हो गया तो जन्म के बारे में तो जान भी कीजिएगा, तो 1630 भी कहीं कहीं देता है और कहीं कहीं 1627 भी देता है, ठीक है। चलिए तो पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहिए कि शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो शिवनेरी दुर्ग में इनका क्या होता है, तो जन्म होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी की अगर बात कर देते हैं तो इनके गुरु दो गो थे, कौन कौन थे, तो एक थे आध्यात्मिक गुरु, कौन थे, तो एक है आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक, ठीक है, एक मिनट हो गया, आध्यात्मिक गुरु। और एक थे कौन, तो कहे कि राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन थे भाई, तो आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो गुरु रामदास थे, ठीक है, गुरु रामदास, जिनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो कहे कि दासबोध। दासबोध किनके द्वारा लिखा गया, तो यही रामदास के द्वारा। राजनीतिक गुरु की बात कर देते हैं तो दादाजी कोंडदेव थे, कौन थे, तो कहे कि दादाजी कोंडदेव, ठीक है, कोंडदेव थे। यहां तक तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है।
अब देखिएगा, बात है कब की, ये 1659 ईस्वी की बात कर देते हैं। 1659 ईस्वी में क्या करते हैं, ये अफजल खां को क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है, कौन, शिवाजी अफजल खां को यानी मारिए देते हैं। ठीक है, अफजल खां को 1659 ईस्वी में क्या कर देते हैं, मार देते हैं। 1664 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सूरत को लूट लिया। सूरत को लूटा, और उस समय सूरत किसके कब्जे में था, तो मुगल के कब्जे में था। काफी बेइज्जती है भाई, उतना बड़ा साम्राज्य है, आपके क्षेत्र को लूटा जा रहा है, तो बेइज्जती तो है था उस समय। कौन, तो कहे कि औरंगजेब था गद्दी पर बैठा हुआ। ठीक है, तो फिर 1665 ईस्वी में क्या होता है, तो कहे कि पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच में होगा, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में होगा भाई, तो देखिएगा पुरंदर की संधि अब एक तरफ में शिवाजी होगा और दूसरी तरफ में कौन सा हो जाएगा, तो कहे कि जय सिंह हो जाएगा। अब जय सिंह हो जाएगा। अब शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी जो जब संधि होता है तो इनका एक बेटा कौन है, तो इनका बेटा है कौन, तो कहे कि संभाजी। ठीक है, अब ये संभाजी को मुगल दरबार में रखने के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि मुगल दरबार में क्या होंगे, कि रहेंगे वहीं पे, मतलब कि इनको मनसबदार दिया जाएगा। ठीक है, जो मनसबदार के बारे में तो आप जानते हैं, तो कहे ठीक है मनसबदार, मुगल दरबार में क्या रहेंगे, तो मनसबदार, मन सबदार रहेंगे। ठीक है, चलिए 5000 का मनसबदार इन्हें दिया गया था मुगल दरबार में, एक ही को मुगल, ये मुगल के अधीन ही रहेंगे। ठीक है, संधि होता है पुरंदर की संधि। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये व्यक्ति जो जय सिंह है, ये जय सिंह शिवाजी को मनाता है क्या, कि सुनिए ना, आप एक बार औरंगजेब से मिल लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो औरंगजेब से ये मिलने के लिए कहाँ जाता है, तो कि आगरा के किला में जाता है। मिलने के लिए कहाँ जाता है, तो कहे कि मिलने के लिए जाता है कहाँ, तो आगरा के किला में जाता है। ठीक है, मिलने के लिए कहाँ जाता है भाई, तो कहे कि आगरा के किला में जाता है। अब ये आगरा के किला में जाता है, तो उस समय वहां पर उसका बर्थडे था, किसका, औरंगजेब का। औरंगजेब इसको भाव नहीं दिए, इसको नहीं भाव दिया, किसको, शिवाजी को भाव नहीं दिया औरंगजेब। तो शिवाजी गुस्सा हो गए, अरे भाई तुमको क्या लग रहा है, हमको छोटा मोटा आदमी हमको समझ रखा है का, और हमको सबसे पिछला कुर्सी पर तुम बैठा दिया है, तुमको क्या लग रहा है, दिमाग हाथ में है, ये सब बात बोलता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुगल राजा से कोई बात कर सके इतना ऊंची आवाज में। ठीक है, तो शिवाजी बात किए, एकदम पूरा खिसिया खिसिया के बात किए कि तुम हमको पिछला कुर्सी पर बैठा दिया है, बताओ तो, ऐसे ऐसे कुर्सी लगता है ना, तो पिछला कुर्सी पर बैठा दिया है हमको, तुम हमको एक जगह राजा है, हमको इस तरह से बैठा हुआ है, तुम जुट्ठो मुट्ठो बिजी व्यस्तता दिखा रहा है, क्या मतलब है, तुम क्या समझ रहा है। तो अब जब ऐसा बात हुआ तो औरंगजेब खिसिया गया। अब खिसिया गया तो इस सबको क्या कर दिया कि दोनों को जेल में डाल दिया, किसको, बाप बेटा दोनों को। क्योंकि बैठा तो पहले से था संभाजी, अब संभाजी तो था ही। अब उसको बाद में क्या होता है कि ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी और उसके बाद में कौन, तो कहे कि संभाजी। ठीक है, संभाजी दोनों क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। किसके से, यानी मुगल से भाग जाते हैं। ठीक है, मुगल के अधिकार में जो थे उसके बाद में क्या होते हैं कि भाग जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1670 ईस्वी में फिर से सूरत को लूटते हैं। ठीक है, कि अच्छा जहिया तो हमको बंधक बना लिया था, ले अब तुमको हम लपेटते हैं बढ़िया से। ठीक है, 1670 ईस्वी में सूरत को क्या किया, तो पुनः लूटा। ठीक है, पुनः लूटा। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में आमना सामना का युद्ध हुआ, तो सालहार का युद्ध होता है। ठीक है, सालहार का युद्ध में ये मुगल की हार होती है। ठीक है, किसकी होती है, तो कहिए कि मुगल की हार होती है, और विजय किसका होता है, तो ये शिवाजी जीत जाते हैं। समझ में आया, मुगल की क्या होती है, तो मुगल की हार होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में 1674 ईस्वी की बात कर देते हैं, तो 1674 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक करते हैं। क्या करते हैं भाई, तो कहे कि राज्याभिषेक करेंगे। अब राज्याभिषेक करते हैं तो ये पूछा जाता है कौन से किला में, तो कहे कि रायगढ़ किला में। अब रायगढ़ किला में करते हैं, और इसी समय क्या करते हैं, तो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति की क्या कर देते हैं, उपाधि धारण करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें लगा उधर झगड़ा हो रखा। अब क्या होता है देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि 1680 ईस्वी में इनका अचानक मृत्यु हो जाता है। 1680 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। तो अब संभालेंगे कौन गद्दी, तो अब संभालेंगे कौन, तो यही संभाजी। अब संभाजी, दुश्मनी तो है मुगल से। अब संभाजी को 1689 ईस्वी में क्या कर देता है, औरंगजेब मार देता है। ठीक है,
औरंगजेब क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है, औरंगजेब मार देता है, ठीक है। और जब औरंगजेब मार देता है तो इनका बेटा कौन था भाई, तो इनका बेटा था कौन, तो कहिए कि साहू जी, देखिएगा साहू जी। अब ये साहू जी को क्या कर लेता है, ये कैद करके लेकर के चला जाता है, ठीक है, इनको कैद करके क्या करके ये कैद करके औरंगजेब लेकर के चला जाता है। तो अब बताइए, अब तो इनका वंश खत्म, खत्म ना, क्योंकि एगो बेटा था, वो बेटा को कैद करके लेकर के चला गया था। अब कौन, तो अब वही बचेंगे जो अगुआ माई के जो थे ना बेटा, वही आएंगे। अब समझ में आ गया, जो शुरू में बताए थे ना तूका भाई, तब वही तूका भाई देने से आएंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं तूका बाई, अब देखिएगा, अब यानी 1600 यानी 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक कौन रहते हैं, तो कहे कि संभाजी, ठीक है। अब संभाजी तो खत्म, साहू जी को भी तो कैद करके लेके चला गया। तो अब करते हैं 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक व्यक्ति रहते हैं राजा राम, ठीक है, राजा राम, ठीक है। अब ये राजा राम रहते हैं, तो फिर 1700 ईस्वी में ही क्या कर दिया जाता है कि इनको औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है, इनको भी खत्म कर दिया जाता है। तो अब और लफड़ा लग गया। तो अब लफड़ा लग गया तो इनकी पत्नी कौन थी, तो इनकी पत्नी थी ताराबाई, इनकी पत्नी थी कौन, ताराबाई। अब यही इनका एक बेटा कौन था, तो कहिए कि शिवाजी द्वितीय, कौन था, तो कहिए कि शिवाजी द्वितीय। अब ये शिवाजी द्वितीय हैं, जो यही मात्र 4 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष के हैं। अब यही 1600 से लेकर के सॉरी 1700 से लेकर के 1700 से लेकर के 1700 से लेकर के 1708 ईस्वी तक क्या करते हैं, ये क्या रहेंगे, अब वहां का राजा रहेंगे, ठीक है। अब 1708 ईस्वी तक रहते हैं। अब इनका प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं, तो इनका प्रमुख क्षेत्र क्या था, तो प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात कर देते हैं तो क्षेत्र क्या था, तो कहे कि कोल्हापुर था, क्या था, तो कहे कोल्हापुर, ये पूछा जाता है। अब जानते हैं पूछा जाएगा। और 1707 ईस्वी में क्या होता है, तो कहिए कि औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। किसका मृत्यु हो जाता है, ये औरंगजेब का क्या हो जाता है, तो कहिए कि मृत्यु हो जाता है, कोई ठीक है, औरंगजेब का क्या हो जाता है, तो कहे कि मृत्यु हो जाता है। और 1707 इससे 12 ईस्वी तक यहाँ मुगल दरबार में जब होता है, तो मुगल का बादशाह कौन था, बनता है 1707 से 12 ईस्वी तक रहता है कौन, बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अब ये बहादुर शाह प्रथम, जो साहू जी कैद में थे मुगल से, अब ये बहादुर शाह प्रथम क्या कर देता है, छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है, तो ये साहू जी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अब साहू जी आते हैं, एक राजनीतिक उठापटक के चलते इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि साहू जी को छोड़ेंगे, ये अपना चाची से जाकर के लड़ाई करेगा, चाची ये ताराबाई से जाकर के लड़ाई करेगा, चाची नहीं ये हो गई, तो कहिए चाची से जाकर के लड़ाई करेगा और ये दोनों लड़ेगा, हम उस क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, मतलब कि राजनीतिक मत के चलते इनको छोड़ा जाता है साहू जी को, ठीक है। ये बहादुर शाह प्रथम क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अभी और रुक जाइए, अब बस कहाँ गया, चलिए यहाँ तक था ना, चलिए देखिए यहाँ तक था, कहाँ गया, हाँ, अब साहू जी को छोड़ देता है, ठीक है। अब साहू जी आते हैं, अब साहू जी आते हैं, इनके बीच में लड़ाई वगैरह होता है, जैसा जो सोच रहा था होता है। 1713 ईस्वी में ये पेशवा बनाते हैं, किसको बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा 1713 ईस्वी की बात कर देते हैं। 1713 ईस्वी में ये पेशवा नियुक्त करते हैं, तो उसका उस व्यक्ति का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है आपको हर बार एग्जाम में। तो 1713 ईस्वी में जो पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, कौन बनते हैं, तो कहिए कि बालाजी विश्वनाथ को बनाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, काफी अच्छे मतलब कि पेशवा ये बने, ठीक है। अब बात कर देते हैं फिर इसके बाद में 1720 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, तो इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब 1720 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। ये फर्रुखसियर से संधि भी किए थे, जो फर्रुखसियर जो था ना, फर्रुखसियर
शेर से क्या किए थे, संधि भी किए थे। ये फर्रुखसियर से ये व्यक्ति संधि भी किए थे। ठीक है कि जो ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये दक्षिण का क्षेत्र हमें दे दो और हम तुम्हें क्या करेंगे, बदले में पैसा देते रहेंगे। ठीक है, ये बालाजी विश्वनाथ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1720 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। तो 1720 ईस्वी में कौन कौन बनते हैं, तो 1720 ईस्वी से 40 ईस्वी तक रहते हैं। 1740 ईस्वी तक वो व्यक्ति कौन है, तो कहिए कि बाजीराव। अब ये बाजीराव प्रथम जो थे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाजीराव, ये बाजीराव प्रथम। अब ये बाजीराव प्रथम जो थे, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है लड़ाकू पेशवा। इनको क्या बोला जाता है, तो कहिए कि लड़ाकू पेशवा। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो लड़ाकू पेशवा के नाम से बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। ये मराठा का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, मराठा का क्या संस्थापक, तो कहिए कि द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, तो मराठा का द्वितीय संस्थापक यही बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। इन्हीं के समय में जो इनका घोड़ा था, बोला जाता है कि मराठा का घोड़ा 3 समुद्रों का क्या करता था, मराठा का घोड़ा की अगर बात कर देते हैं, मराठा का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इनका कहावत उस टाइम में काफी ज्यादा प्रचलित होता, समुद्रों का पानी पीता है। ठीक है, क्योंकि पीता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1740 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है। तो कहाँ गया, इधर आ जा, इधर आ जा भाई। अब यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इतना स्क्रीनशॉट पहले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे ये वाला, और कॉपी में खुद से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ले लिए होंगे। चलिए फिर इधर आ जाइए, ये तो ये वाला आ गया ना, ले लिए थे ना ये वाला, अब ये वाला ले लीजिए। चलिए ये ले लिए होंगे, चलिए ले लिए होंगे, अब ये ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, आगे दिखाते हैं। अब कुछ अगले झलक पर चलते हैं। अब क्या होता है, 1740 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। अरे भैया, जब 1740 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाएगा तो फिर इनका ही बेटा बनता है पेशवा। उनका नाम क्या होता है, तो बालाजी बाजीराव। 1740 ईस्वी में क्या बनते हैं, पेशवा। 1761 ईस्वी तक रहते हैं। और वो कौन रहते हैं, तो कहिए कि बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, अब बालाजी बाजीराव को ही क्या कहा जाता है, तो जो इनको नाना साहेब के नाम से जाना प्रचलित थे। कौन थे, तो नाना साहेब के नाम से प्रचलित थे। नाना साहेब के नाम से क्या थे, तो प्रचलित थे। अब यही तो क्वेश्चन पूछा था ना, प्रचलित थे। अब बताइए डायरेक्ट हम आते तो क्या इस बार आपको देखने को मिलता, कोनो फायदा था, तो ना। समझ में आ गया। अभी रुकिए, अभी रुक जाइए, अभी इनके बारे में और बताना है, बालाजी बाजीराव के बारे में। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, याद है, तो कहिए कि हाँ पानीपत का युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध, तो कहिए कि तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो आप जानते हैं ना कि किसके किसके बीच में, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, और एक तरफ में कौन थे, तो एक तरफ में मराठा था। तो उस यही पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मराठा का पेशवा कौन था। अब भेजा में घुसा बढ़िया से बढ़िया से घुस गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हमको लाने का क्यों जरूरत था, इसीलिए लेके आते हैं भाई, ताकि ये क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए ना, आप एकदम एग्जामिनर को कह दीजिए कि बेटा तुम जहां से क्वेश्चन देना है दे, ठीक है ना, हम बना के आएंगे बस। और जो वही वन लाइनर पढ़ने वाले हैं, आपको क्या लगता है कितना रट लीजिएगा भाई, कितना रट लीजिएगा, संभव है नहीं। चलिए अब तो समझ में आ गया। और फिर यही पानीपत का तृतीय युद्ध में इनका हार होता है, मराठा का हार होता है। और यही गम में बेचारे 1662 ईस्वी में ये क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब जब मृत्यु हो जाएगा भाई साहेब, तो कोई ना कोई तो पेशवा बनेगा ना। और बता दे आगे, छोड़ देते हैं, नहीं तो बताएंगे तो कहेंगे एक ही चीज वह कितना आगे खींच रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले पर चलते हैं। तो हमको इसका तो जवाब मिल गया, क्योंकि हमें इसे जवाब ही लेना था। ठीक है, तो इसका जवाब तो हमने ले लिया। नाना साहब के नाम से कौन प्रचलित थे, नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय थे, तो कौन थे, तो बालाजी बाजीराव। अभी हमने देखा ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। अब देखिएगा, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर बता देंगे,
आप रट लीजिएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा। बस हम थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं, बस एक झलक दे देते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा मैसूर के बारे में तो आप जानते हैं ना, तो क्योंकि हाँ हाँ जानते तो हैं। ये मैसूर का स्थापना 1612 ईस्वी में हुआ था। तो स्थापना कौन किया था? तो स्थापना की अगर बात कर देते हैं तो स्थापना वोडेयार वंश ने किया था। कौन? तो कहे कि वोडेयार वंश ने किया था। ये वोडेयार वंश ने किया था। कोई दिक्कत है? तो कि नहीं। इसका अंतिम शासक की अगर हम बात कर देते हैं तो अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था कृष्ण राज वोडेयार। कृष्ण 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 राज कौन था? तो कहे कि कृष्ण राज वोडेयार था। ठीक है, कृष्ण राज वोडेयार था। इसके दो गो मंत्री थे और दोनों भाई था। ठीक है, दो गो मंत्री थे, ठीक है, और दोनों भाई था। एक था देवराज और एक था कौन? तो कहे कि नंदराज। नंदराज। अब ये नंदराज का एक वफादार कौन था? तो फतह मुल्ला। वफादार कौन था? तो कहे कि वफादार था फतह फतह मुल्ला। कौन था? तो कहे कि फतह मुल्ला था। फतह मुल्ला था। ठीक है, अब ये फतह मुल्ला जो था, ये फतह मुल्ला कौन था? तो कहिए कि ये हैदर अली का पिता था। हैदर अली का क्या था? तो कहिए कि हैदर अली का पिता था। इसका क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब जब मृत्यु हो जाएगा भाई, तो अब इसके स्थान पर अब काम करने कौन जाता है? तो कहिए कि अब हैदर अली जाता है। ठीक है, अब ये हैदर अली जाता है, ये काफी ज्यादा बुद्धिमानी था, काफी दिमाग था इसके पास में। अनपढ़ तो था बट दिमाग काफी ज्यादा था। ठीक है, इसको राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा था। 1755 ईस्वी की बात कर देते हैं। 1755 ईस्वी में इसे डिंडी गुल का क्या फौजदार बनाया जाता है। डिंडी गुल का फौजदार बनाया जाता है। ठीक है, फौजदार बनाया जाता है। ठीक है, और बात कर देते हैं ये कृष्ण राज वोडेयार की मृत्यु कब होती है? तो 1766 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु हो जाता है। और जैसे ही मृत्यु होता है तो उसके बाद में, मृत्यु के बाद में क्या करते हैं ये, मृत्यु के बाद ये कौन है? तो कहाँ गया जी? ये हैदर अली। ये हैदर अली, ये हैदर अली अब क्या करता है? यहाँ पे कहता है हैदर अली। अब ये हैदर अली क्या करता है? खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। ठीक है, सुल्तान क्या कर लेता है? ये घोषित कर लेता है। कौन? तो कहिए कि हैदर अली। अब समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ तक तो समझ में एक झलक दे दिया। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, जो पूछा जाता है वो उसको समझिए। ठीक है, पूछा क्या जाता है? पूछा ये जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1767 से लेकर के कब तक? 69 तक। ठीक है, तो कौन है? तो आपको देख, अभी तो दिखा दिया कौन? तो हैदर अली। ठीक है, एक तरफ में हैदर अली होंगे। ठीक है, एक तरफ में कौन रहेगा? तो कहिए कि हैदर अली, और दूसरी तरफ में कौन रहेगा? तो कहिए कि अंग्रेज रहेगा। अब देखिएगा 1767 ईस्वी है, तो क्या उस टाइम बंगाल का गवर्नर ना सिर्फ होगा जी? 1767 चल रहे हैं, तो बंगाल का गवर्नर की अगर बात कर देते हैं तो लॉर्ड बेरेलस्ट था। बंगाल का गवर्नर की अगर बात कर देते हैं तो गवर्नर कौन था? तो कहिए कि लॉर्ड वेरेलस्ट था। वेरेलस्ट था। ठीक है, लॉर्ड वेरेलस्ट था। ठीक है, ये अगर बात कर देते हैं कि ये अंग्रेज, इसमें क्या होता है कि हार होती है, इसकी हार होती है। और ये हैदर अली दक्षिण भारत का, किसका? तो कहे कि दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का प्रथम ऐसा, प्रथम शासक हुआ। ठीक है, प्रथम शासक हुआ जिसने अंग्रेजों को हराया। जिसने क्या किया? तो कहे कि जिसने अंग्रेजों को क्या किया? तो अंग्रेजों को हराया। अंग्रेजों को हराया। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक चला। और यह युद्ध समाप्त कौन सा होता है? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। मद्रास की संधि के तहत में क्या होता है? मद्रास की संधि के तहत में यह युद्ध समाप्त किया जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से संधि के तहत में समाप्त हुआ था? समझ में आ गया? तो कहिए कि हाँ भैया समझ में आ गया। अभी अभी इसको स्क्रीनशॉट लेना है तब ले लीजिए। ठीक है, अभी और रुक जाइए। अब यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, बहुत परेशान करता है भाई, कोई बात नहीं, करने दीजिए। अब देखिए इस पे चलते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर देते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर देते हैं तो कब से कब तक? 1780 से लेकर के 84 ईस्वी तक चलता है।
अब 1780 से 84 याद आ रहा है कुछ? बंगाल का गवर्नर कौन? बस याद तो याद करना है, बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, याद तो आ रहा है? तो देखिए हाँ याद तो आ गया। अब देखिए पोर्टोनोवा का युद्ध हो रहा था, ठीक है, पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध हो रहा था। अब पोर्टोनोवा का युद्ध कब होता है? तो 1781 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो नेतृत्व कौन करेगा? तो इधर के जो शासक है जे, अब ये शासक को क्या कर देता है, ये किसके नेतृत्व में होता है पोर्टोनोवा का युद्ध? अंग्रेज। अब देखिएगा एक तरफ है कौन है, तो कहिए कि हैदर अली, और एक तरफ में कौन है? तो दूसरी तरफ में अंग्रेज है। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है? तो नेतृत्व की अगर हम बात कर देते हैं तो आयरकूट है। कौन है? तो कहे कि आयरकूट है, ठीक है। अब ये हैदर अली की क्या होती है, इसमें हार हो जाती है। अब ये हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। 1782 ईस्वी में हैदर अली का क्या हो जाता है? तो कहे कि मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मृत्यु हो जाता है, ताकि भनक न चल जाए सैनिक को, न भगदड़ मच जाएगा, हार जाएगा। अब टीपू सुल्तान, इनका बेटा, ठीक है, इसका बेटा क्या होता है? सुल्तान बन जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिएगा, इधर 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 आ जा भाई, इधर आ जा। तो अब यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में कि ये पोर्टोनोवा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भी हमने देखा किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो कहे कि आयरकूट के नेतृत्व में। तो इसका तो हमें आंसर तो मिल गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब दिखाते हैं थोड़ा सा और। अब इसकी समाप्ति की अगर बात कर देते हैं, तो समाप्ति कौन से संधि के तहत में होता है? तो मंगलौर की संधि के तहत में होता है। मंगलौर की संधि के तहत में समाप्त होता है। मंगलौर की संधि के तहत में क्या होता है? तो समाप्त होता है। तो पूछेगा, क्या पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन से संधि के तहत में समाप्त हुआ था? तो पहला मद्रास और दूसरा मंगलौर, ठीक है। अब बात कर देते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। यहाँ पे अब लिख देते हैं हम, यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? तो 1790 से लेकर के 92 तक, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर लेते हैं। इसमें आधा साम्राज्य जो टीपू सुल्तान का था वो सबन बांट लेता है जीत करके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कौन से संधि के तहत में समाप्त हुआ था। समाप्त की अगर बात कर देते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत में क्या होता है? तो समाप्त होता है। तो आपसे देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो मद्रास की संधि, दूसरा तो कहाँ गया ये मंगलौर की संधि, और तीसरा तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा जो होता था ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात कर देते हैं, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सुल्तान की क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो आपको पूछिए, आप बताइएगा कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है? 1790 से 92। तब बंगाल का अब गवर्नर जनरल बन गया है, तो कौन? तो कहे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ में आ रहा है? तो कहे कि हाँ समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा इतने सारे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। इतने सारे चीज आपको बता देते हैं ताकि रिवीजन, आपका मेन मकसद आपका क्वेश्चन बनाना तो है ही है भाई, आप तो बनेबे करते होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बनाते हैं। आपको यहाँ से रिवीजन आपको फास्ट तरीके से होगा। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आयरकूट। क्या आप 1 घंटे में इतने सारे इसमें रिवीजन, इतने सारे रिवीजन आपको हो जाता है? मिक्सअप रिवीजन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट नहीं। देखिएगा आपको मिक्सअप रिवीजन यहाँ पे हो रहा है, कभी आपको मराठा पढ़ा है, कभी मैसूर पढ़ना पड़ रहा है, कभी बंगाल का गवर्नर जा रहा है। तो इस तरीके से आपको दिमाग जब दौड़ेगा ना, तब आप एग्जाम में आपको थोड़ा सा मजबूती प्रदान मिलेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ कुछ घुमा देगा वो। आगे देखिएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिएगा प्रार्थना समाज अभी से मिटा देते हैं, ठीक है, अभी से मिटा देते हैं ताकि हमें लिखने का स्पेस तो चाहिए ना। चलिए देखिए भाई कैसा लगता होगा सेशन ना, बताइएगा, ठीक है। हमें पता है कि मेरा चैनल छोटा है, कम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो अब बताइएगा कि हाँ कैसा है सेशन जो हम बताते हैं, फायदा होता है या नहीं होता है। फायदा होता होगा तब भी बताइएगा, अगर कुछ सुधार करने की बात होगी तब बताइएगा, जरूर हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और कुछ ना बोलते हैं, चुपचाप रह जाते हैं, लगता है कि सांप सूंघ लिया का, तो हमें भी पता नहीं चल पाता है कि लोगों को लगता है पसंद नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगेगा किन्हीं को कि नहीं भाई ऐसे ही सिर्फ हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है तो बोलिएगा, वो भी हम करवा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम नहीं करवा देंगे। सिर्फ टीके मरवाना तो है तो टीके मरवा देंगे, जब ऐसा कुछ लोग अगर चाहेंगे कि नहीं भाई हमको खाली टीके मरवा दीजिए, ठीक है, हमको ये समझ नहीं जानना है। चलिए ठीक है, कहाँ गया, प्रार्थना समाज में पहुंचे हुए थे। देखिएगा प्रार्थना समाज की अगर हम बात कर देते हैं तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब होता है, तो 1867 ईस्वी में। इनकी स्थापना कौन कर कहते हैं, तो कहे कि आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग, किसके सहयोग से, तो केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र के सहयोग से, ठीक है, केशव चंद्र के सहयोग से। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त बंगाल का प्रथम वायसराय, याद आ रहा है, तो देखिए अभी हमने चर्चा कहाँ किया था, तो 1833 ईस्वी तक तो पहुंच गया था। तो 1833 ईस्वी में बंगाल का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर देते हैं तो कौन था, तो कहिए कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब 1858 ईस्वी का जो एक्ट आता है उसके तहत में अब ये भारत का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल, इसको पद को हटा करके नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो क्या कि वायसराय। अब बताइए कि 1858 ईस्वी में कौन रहेगा, तो कहे कि भैया ये 1858 ईस्वी में तो अब ये रहेगा ना, कैनिंग रहेगा। तो आप बताइए कि खुद दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग, समझ में आया, क्योंकि याद आ रहा है ना 57 वाला बतिया, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में तो कई सारे चीज आप जानते हैं, तो कहिए कि हाँ जानते तो हैं। इन्हीं के सिफारिश पर यानी इन्हीं के विचार से भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष ये रहे थे। 1906 ईस्वी का ये आपको कलकत्ता का अधिवेशन किए थे। इतना सारे बात तो याद है, तो क्योंकि हाँ याद तो है। तो इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो इसके लेखक कौन है, तो यही कौन, दादा भाई नौरोजी। समझ में आ गया। और इसी में बताते हैं कि अंग्रेज कैसे है जो भारतीय धनों को, संसाधनों को लूट करके वो अपने देश में लेकर के जा रहा है। और आपकी बात कर देते हैं कि प्रथम इनकम यानी जो प्रति व्यक्ति आय की बात कर देते हैं, तो यही निर्धारित किए थे। उस टाइम 20 रुपया बताए थे, सालाना 20 रुपया एक व्यक्ति कमाता है। समझ में आया, यही बताए थे दादा भाई नौरोजी। सालाना, समझ गए, सालाना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, कल भी हमने चर्चा किया है। अब एक ही चीज को बार बार कितना बताएं, ठीक है। तो क्या बताया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, 1505 ईस्वी में ये बना था, ठीक है। अब ये क्या था कि नीले जल की नीति अपनाया था। देखिएगा अब जो बच्चे रेगुलर नहीं होंगे तब दिक्कत तो उनको होगा। नीले जल की नीति अपनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्टेज पद्धति को यही अपनाया था, कार्टेज पद्धति को। तो कौन हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। दासता का अंत, अरे भैया एलन बरो ने किया था, एलन बरो ने किया था यह दास प्रथा का अंत। तो खत्म हो जाएगा। और नहीं पूछा है तो यही तो कर दीजिए, मारिए, बाकी तो सब वही होगा, ऐसा थोड़े नहीं है, क्योंकि नहीं पूछा है तब। ठगों का अंत बिल्कुल किए थे।
1830 ईस्वी में स्लीमैन के सहयोग से, अभी हमने चर्चा भी किया था, स्लीमैन के सहयोग से सती प्रथा का अंत, धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, बिल्कुल सब उसी टाइम में हुआ था। आगे देखते हैं, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जैसे में पहले क्या चलता था, आना काना इस समय चलता था ना, एक आना दो आना ऐसे, ठीक है, तो वो हटा दिया गया, ठीक है। और वो हटाने के बाद में दशमलव प्रणाली मुद्रा को लाया गया, तो वो कब? तो 1956 में लाया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिएगा, अगर बात कर देते हैं, अवध किसान सभा का स्थापना किया गया था। अवध किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो कहे कि 1920 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो कहे कि बाबा रामचंद्र के द्वारा। किनके द्वारा? तो कहे कि बाबा रामचंद्र के द्वारा। बाबा रामचंद्र के द्वारा, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि किसान सभा का जो गठन हुआ था कौन से जिले में हुआ था, तो यूपी का प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला, वहां पे हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 3। पूछा कि अवध किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। कौन किए थे? तो बाबा रामचंद्र ने किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधारक थे जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। देखते हैं, पेरियार राम स्वामी नायक। देखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, आप डायरेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच सकते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब जब जानेंगे तब ऑप्शन एलिमिनेट हो, ये सभी क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट से ही बन पाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या ये जाति के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते थे? कहेगी नहीं भाई, जाति के खिलाफ तो इनको हम कभी नहीं देखा है। चलिए, अब ये रामकृष्ण परमहंस का स्थापना किए थे। चलिए, तो ये तो हो जाएगा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस मिशन का। चलिए, राजा राम मोहन राय क्या जाति के खिलाफ थे? ये तो सती प्रथा के खिलाफ थे, तो ये भी व्यक्ति खत्म, ये भी व्यक्ति। ईश्वरचंद विद्यासागर ये तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पारित करवाने वाले व्यक्ति थे, तो जाति के खिलाफ तो ये भी नहीं थे। एक ही वो व्यक्ति थे जो जाति के असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, वो कौन है? पेरियार रामस्वामी नायर, ठीक है, नायकर। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? यानी भारतीय लोग जो बनाते थे अपने हाथों से, वो उस क्षय हो गया, मतलब कि काफी निचले स्तर पर पहुंच गया, ना बिकता था। क्यों? देखिए, कम कीमत वाली मशीन बनाया, जो जैसे में क्या था ना कि अंग्रेज जो था बहुत सारे टैरिफ वगैरह, जैसे में अभी इंडिया है तो इंडिया से माल जो बाहर जाता था तो टैरिफ लगाता था, मतलब कि भारतीय सामान अगर बाहर जा रहा है तो उस पर ज्यादा टैरिफ लगा देता था, और इंग्लैंड का सामान अंदर आता था तो उस पर कम टैरिफ लगा करके रखता था, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा हतोत्साहित हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको पैसा देना पड़ता था भारतीय सामानों को, जब विदेश में भेजा जाता था तो अब विदेश में पिट गया, ठीक है। और वो क्या था कि जिसमें अब वहां से इंग्लैंड से वो मशीनों से बना करके इंडिया में भेजा जाता था, दूर दूर तक इसको पहुंचा दिया जाता था सस्ते दामों पर, ठीक है। जब सस्ते दामों पर पहुंचा दिया जाएगा भाई, तो फिर जो हल्का सा महंगा है वो कैसे कोई ले पाएगा, तो इसीलिए इसका क्या था, बिक्री कम होता था, ठीक है। चलिए, जैसे चाइनीज माल कैसे हो रहा है, चाइनीज माल आकर के सस्ता दाम पर पहुंचा दे रहा है, लोग खरीद लेते हैं, बट क्या ये भारत के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये सब विदेशों का ये है, तो विदेश में सब पैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब कौन कम कीमत वाली मशीन बनाया? बिल्कुल। अब भेदभाव, टैरिफ नीति, ये भी दोनों को दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाइए? 3 लगाइए, ठीक है। राजनीति को धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? एक कथन है, इस पे अगर देखिएगा हम समझाना चाहें तो आपको 15 से 20 मिनट इस पे टाइम चाहिए। एक था धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, और एक है क्या? पंथ निरपेक्ष। बस हम 20 सेकंड के अंदर में इसको हम निपटा देते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, एक है क्या? पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। ये सब चीजें आपको मेंस में पढ़ने के लिए है। अब इसको कम से कम तो इसको आधा घंटा लगभग चाहिए अच्छे से समझने के लिए। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है ना कि धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। मतलब कि कहने का अर्थ क्या है कि राज धर्म से संबंधित नहीं है, ये कहता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन पंथ निरपेक्ष में कहता है कि सुनो,
राज जो है धर्म से संबंधित है, भले उसका धर्म नहीं है लेकिन संबंधित ये है, ये पंथ निरपेक्ष में कहता है, ठीक है। और ये महात्मा गांधी एक बात बोलते हैं कि धर्म विहीन राजनीति को मैं कूड़ा समझता हूं। अब देखिएगा ये समझ, जब हम बातें बोल रहे हैं तो कई लोगों को ऊपर ऊपर पार हो रहा है वगैरह, भाई क्या बता रहे हो, ये समझ कुछ नहीं। तो बस इसीलिए एक स्टेटमेंट है, नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ये सब मेंस में पढ़ने के लिए है, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब जब यही सब बता रहे होंगे तो लग रहा है कि काका इसमें चल रहा है। तो देखिएगा एक बात स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है कि धर्म विहीन राजनीति को मैं कूड़ा समझता हूँ, यह कथन किनका है, तो ये महात्मा गांधी का है। अब ये व्यक्ति जो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष और ये पंथ निरपेक्ष, तो ये पंथ भारत में आपको देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है ना, तो बस यही इसीलिए क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, हमको पता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को वो समान क्या कर देता है, मान्यता देता है। यानी भारत का जो धर्म तो नहीं है, जैसे भारत के संविधान में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन पर हम जाते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, तो यही बात तो है। यह शब्द किसने कहा, तो अभी हमने चर्चा किया, किसने, तो महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। जो भी वाला बतिया याद आ रहा है ना, कूड़ा वाला बतिया। चलिए तो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा। काफी छोटा चैनल है, हमें भी पता है भाई, लेकिन कैसा लगता होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। और बस यही कहेंगे, अच्छा लगता होगा तब बताइएगा, नहीं खराब लगता होगा तो भी बताइएगा। और बस यही कहेंगे भाई कि बस पढ़िए, दिल लगा करके पढ़िए, मेहनत का फल मिलता है, देर सवेर जरूर मिलता है। और पूरी आक्रामकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। किसी से कोई मतलब यहाँ मत रखिए, सबके सब मतलबी होते हैं, तो आप भी मतलबी बन करके रहिए और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर भागते रहिए, ठीक है। सफल जब हो जाइएगा तो आपके पीछे जहां खड़ी होगा, असफल रहिएगा गलिया के भाग जाएगा, ठीक है ना। कुतवो गरियाएगा कहेगा, ऐसा आपको क्या लगता है कि कुतवा नहीं गरिया, कुतवो गरियाएगा, है साला बेरोजगार है बे, चल निकल, इस तरीके से गरिया देगा। तो बस आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। और अच्छा लगा होगा सेशन तो अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।